अस्सलाम वालेकुम। शाराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। हसनात मलिक आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे होंगे और उनकी जगह पे आज जो है शाह खावर साहब को हमने दावत दी है। और शाह खावर साहब जो हैं वो एक सेवियर, एक निजात दहिंदा के तौर के ऊपर जो है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। ये किस तरह निजात दहिंदा हैं, किस किस की जान ये छुड़वाने के लिए आए हैं, ये इनसे पूछेंगे। क्योंकि हैरत की बात ये है कि आज से पहले तक हमने ये देखा था कि जिस रफ्तार से PTI की दरखास्तें लगा करती थी, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से आज शाह खबर साहब की अपने मौक्कल काशिफ की ज़रिए दाखिल की गई दरखास्त वो लगी है। मतलब ये फैसिलिटी जो है, मतलूबा सहूलत या तो शाह खबर साहब के क्लाइंट को हासिल है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल है कि उस पर नासिर साहब आज ही फाइल हुई है और आज ही हाँ, लगी है। ऐसे होता। लेकिन ज़रूर है, कोई ना कोई तो एजेंसी होगी ना नासिर साहब, कोई दो मिसालें भी आप तो हर होनी चीज़ से चाहिए। मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं, कर रहे हैं। मजाक नहीं उड़ा रहे, मैं तो एक सिर्फ देख रहा हूँ कि हो क्या रहा है। एनीवेज, तो आज की जो कार्रवाई थी, अदालती कार्रवाई, उसमें वजारत दिफा की भी दरख्वास्त लगी, जिसको अदालत ने कहा कि इसके अंदर जो इस्तदा है वो तो वैसे ही काबिल समात नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने और जस्टिस मुनीब अख्तर ने बड़ी अहम बातें की हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज उस ब्रीफिंग का सारा किस्सा बताया कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने कहा कि फाजिल जज साहिबान जो हैं वो DGISI, DGMO और सेक्रेटरी दिफा की इन कैमरा ब्रीफिंग लें। और चीफ जस्टिस ने कहा कि इन कैमरा ब्रीफिंग में जो है वो हमें बहुत सारी तफसीलात बताई गई और यहाँ तक कि जो गैर मामूली कुर्बानियों का जिक्र था उसके अंदर, जो मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे हैं उनकी तफसीलात थी। और इस मुलाकात में DGISI भी थे और सेक्रेटरी डिफेंस भी थे। और फिर मीटिंग के इख्तिताम पर मैंने उन्हें बहुत हम्बली ये कहा कि ये सारी चीज़ें अगर हमें केस के दौरान बताई जाती तो शायद हमारा जो आउटकम है फैसले का कुछ और होता। ये भी एक क्वेश्चनेबल बात है। बहरहाल तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने हम्बली इनसे कहा कि अब हम वापस नहीं जा सकते, हम बैक ट्रैक कैसे हों, अब हमें आगे जाना होगा, बिलाखिर हम किस तरफ जा रहे हैं। और फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया उसका कहा कि उन्होंने देखें आखिरी पैराग्राफ के अंदर क्या कहा है कि 8 अक्टूबर को इंतखाबात होंगे। और फिर आज जो है वो चीफ जस्टिस ने कहा कि आखिर 8 अक्टूबर के अंदर मैजिक क्या है, मुझे ये तो बता दें। एक मरतबा फिर वो मैजिक भी ढूंढेंगे और शाह खावर साहब का मैजिक भी ढूंढेंगे कि ये आए, वो नासिर साहब वो है ना, वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया। पता कर लिया। तो शाह खावर साहब अदालत में आए, उन्होंने देखा फाजिल जज साहबान की तरफ देखा और फतह कर लिया, क्योंकि फ़ौरन ही नोटिस हो गए। तो शाह खावर साहब, ऐसा क्या जादू है आपके पास? किम सिद्दीकी साहब, इसमें ठीक है, इसका एक लाइटर नोट भी होना चाहिए। आपने बड़ा अच्छा उसमें जो है एक समा बांधा और उस बड़ा अच्छा लाइटर साइड पे। लेकिन देखिए, मैं समझता हूँ कि इसके सीरियस नोट पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। न मैं फाते हूँ, न मैं कैरिज्मेटिक हूँ, न मेरे में कोई जादू है। मैं ये समझता हूँ कि 8 अक्टूबर में क्या जादू है? हाँ, ये चीफ जस्टिस साहब ने वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन बता सकता है अच्छा, ठीक कि है। वो 7 अक्टूबर क्यों नहीं था, 8 क्यों, 9 क्यों नहीं था। तो देखिए, बात ये है, मैं आपको बताऊं कि बात ये है कि आप बात कर क्या रहे हैं। और मैं आपको बिल्कुल विद ऑल सिंसेरिटी ये बात बताऊं कि जो कुछ मैंने आज गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में की हैं, वो मैंने बिल्कुल दिल से की है। जो मैं ये महसूस कर रहा था, एक हैजानी कैफियत में जो पूरी कौम मुब्तला है। एक जजमेंट है 4 अप्रैल की जो कि उन्होंने पास कर दी, उसके बारे में जो है वो हुकूमत, उनके इत्तेहादी सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उसको जजमेंट भी नहीं समझ रहे। दूसरी तरफ से जो है वो शादियाने बजाए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि वो जजमेंट जैसे भी है, जिसको इम्प्लीमेंट होना है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। आप उसके सामने आज भी आप समात जो है उसकी कर रहे हैं। तो इसीलिए इस तनाजुर में ये पिटीशन हमने जो फ़ाइल की है, इसमें उसी तनाजुर में है कि आपकी जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, उससे एक अजीब सियासी, इक़्तिसादी और जो आवाम में और इदारों में तनाव पैदा हो गया है, उससे निकलने के लिए हम ये पिटीशंस फ़ाइल कर रहे हैं। और उसमें जो हमने सेलिएंट फ़ीचर्स उसमें बताए कि हम ये समझते हैं कि सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन जो हैं वो बिल्कुल एक डेट पे होने चाहिए।
अगर ये अलग अलग हुए तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। और हमने ये भी कहा कि जो आपने ऑर्डर किया है 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस करवाने का, अक्टूबर में अगर ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट होके आ गई और अक्टूबर में जो इलेक्शन होंगे और वो पंजाब की जो नेशनल असम्बली की सीटें हैं उनका तमाम कंट्रोल, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वो उस हुकूमत के पास होंगी, तो वो मुमकिन नहीं है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन वहाँ पे हो सकेगा। तो लिहाजा ये ओवरऑल एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि 18वीं तरमीम में 224 आर्टिकल जो है उसमें केयर टेकर गवर्नमेंट्स का एक कॉन्सेप्ट दिया गया। और एक कितनी अजीब बात होगी कि पंजाब में या अगर KPK में भी बाद में इलेक्शंस हो जाते हैं, उसमें नई गवर्नमेंट्स आ जाती हैं और उसके बाद जो है वो कौमी असम्बली के और प्रोविंशियल असम्बली सिंध के और बलूचिस्तान के इलेक्शन जो हैं वो केयर टेकर्स के अंदर होंगे, तो एक इनबैलेंस्ड है। तो इसलिए इससे बचने के लिए कि न अच्छा, सिर्फ ये आर्गूमेंट्स तो पहले भी हुए थे जब भी ये समात चले थे। आज चीफ जस्टिस कह रहे थे कि 27 मार्च से 4 अप्रैल तक डेली हमने समात की, इन्होंने 2-3 के चक्कर में पड़ गए, इन्होंने ये आर्गू ही नहीं किया। हालांकि हमें पता है नासिर साहब कि ये बातें हुई थी, बताई गई थी कि क्या इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा तफसीली तौर के ऊपर कहा था। फिर ये भी हुआ था जिस ब्रीफिंग की बुनियाद के ऊपर आज चीफ जस्टिस कह रहे थे, इसकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है वो पहले कहा कि हम आपको एक्सटेंसिव ब्रीफिंग देना चाहते हैं। PTI ने मुखालफत की और आपने नहीं सुनी, लेकिन अब वो ब्रीफिंग आपको बहुत अच्छी लग रही है। दैट इज़ अ गुड थिंग कि जजमेंट देने के बाद आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं और आप कह रहे हैं कि अगर पहले बताई जाती तो शायद हमारी जजमेंट कुछ और होती। लेकिन शाह खबर साहब की तरफ नासिर साहब एक सवाल फेंक के फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ कि आपको और क्या क्या अजीब लगा। शाह खबर साहब, आपने सियासी जमातों को इसमें सबको फ्रीक बनाया है और चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप क्या सियासी किरदार, क्या आप चाहते हैं कि कोर्ट कोई इसके अंदर रोल प्ले करे? तमाम सियासी जमातों को जमात इस्लामी के अलावा बनाने का क्या मकसद था? देखिए मैं आपको बताऊं, लेकिन अब तो वो भी जमात इस्लामी भी आ गई। मैंने उधर कंसीड किया कि यस आप रोल प्ले कर सकते हैं। और मैंने ये भी कहा कि ये जो समात आपने जो 4 अप्रैल का जो हुक्मनामा जारी किया है उसकी समात के दौरान भी आपने मुतअद्दिद बार पॉलिटिकल पार्टीज़ को, PTI को भी, PMLN, PDM, अटॉर्नी जनरल के थ्रू उन्होंने उनको कहा कि आप अपने कोई मुफाहमत कर लें, आपस में बैठ जाएं और किसी नुक्ते पे आ जाएं तो फिर हम उसको इंडोर्स कर देंगे। इसका मतलब तो यही था ना। तो मैं ये समझता हूँ कि वो इतनी फोर्सफुली वो बात नहीं कही गई उस वक्त। अब जो मैं आपको बताऊँ, जो मैंने एक और उधर गुजारिश की वो ये थी कि अगर तो आपकी 4 अप्रैल 2023 वाली जजमेंट से हुकूमत नालां थी या कोई भी एग्रीव था या इवन इलेक्शन कमीशन भी उसको समझता था कि उसमें कोई गलती है, तो वो आइन का आर्टिकल 188 है, उसको रिव्यू कर सकते थे। जब रिव्यू फाइल होता आप उसको देख सकते हैं, लेकिन एक जजमेंट को मतलब बिल्कुल ही सिरे से न मानना और उसकी रेमेडी भी ना अवेल करना, ये तो फिर एक डेड लॉक ही है। तो इलेक्शन कमीशन का भी तो एक ये प्रॉब्लम होगा ना कि 4 अप्रैल को फैसला दिया और उसके बाद इससे पहले कि वो कोई रिव्यू दाखिल करें, इन चैम्बर जो है वो कोर्ट ऑर्डर्स आते रहे, तो वो भी इंतजार करेंगे कि सारे ऑर्डर्स खत्म हो जाएं तो फिर हम कोई रिव्यू डालें। देखिए मैं वो तो ख़त्म ही नहीं हो रहे ना, वो तो फ़ौरन ही इम्प्लीमेंटेशन बेंच बना दिया। मैं आपको बताऊँ, बात ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो आज रिपोर्ट दी है वो शायद 18 सफ़ों की है, बड़ी मुफस्सल रिपोर्ट है। मैं समझता हूँ कि उसी को आप ट्रांसफॉर्म कर लेते रिव्यू पिटिशन में, क्योंकि रिव्यू पिटिशन का स्कोप गो के लिमिटेड होता है। लेकिन हमने देखा है कि जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सामने लाए जाएं तो उसमें कोई अमर माने नहीं है। मैं नहीं समझता कि यही बेंच बड़ा बेंच भी बन सकता है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो पिटिशन है उसमें जो हमने एक अपॉर्चुनिटी, हमने एफ़र्ट की है कि एक प्रोवाइड हो जाए कि तमाम पॉलिटिकल फैक्शन जो हैं वो एक पेज पे आ जाएं, किसी नुक्ते पे इकट्ठे हो जाए, उससे मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी पोजीशन जो है वो बेहतर हो जाएगी, अदालत को भी एक रास्ता मिल जाएगा और ये जो हम बंद गली में खड़े हैं, ग्रिडलॉक के अंदर फंस गए हैं, उससे कम से कम हम निकल जाए। अच्छा नासिर साहब, ये कितना आपके लिए हैरत अंगेज़ था कि अचानक वजारत दिफा की जो दरख्वास्त है उसके अंदर जो तकरीबन मौक़िफ़ है वही मौक़िफ़ जो है मेरे शाह खबर साहब के जो पटिशनर हैं उसके अंदर भी यही है, यही चीज़ें हैं ना, तकरीबन एक ही जैसा मौक़िफ़ है। वो वजारत दिफा की दरख्वास्त जो है वो तो वो कहते हैं कि वो इस तरह से तो कोई मेंटेनेबल नहीं, आज तो चीफ जस्टिस ने बड़ा रिमार्क्स दे दिए। दूसरी तरफ से फाजिल जज साहिबान की तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल हसन,
कि जो मनी बिल आप जो है वो आपका रिजेक्ट हो गया है, तो फिर आप एक हुकूमत होते हुए जो कि अक्सरियत की बुनियाद पे होती है, वो उसके कैसे रिजेक्ट हो गया, और ये रिजेक्ट हो गया तो इसके तो बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो क्या अदालत की तरफ से ये कहा जा रहा था, लेकिन ये वो पहला फेज़ है जो शाह खावर साहब के आने से पहले का है कि जिसमें आपकी हुकूमत जा सकती, मतलब एक ही बात, यही बात है ना कि आप हुकूमत अक्सरियत खोगे तो आपकी हुकूमत जा सकती है। लेकिन उसके बाद जो माहौल तब्दील हुआ वो शाह खावर साहब आए वो तो, कैसे? जब शाह खावर साहब आए तो इट वाज ऑल मिल्क एंड हनी। हाँ। उससे पहले तो वो साउंड एंड फ्यूरी था ना। तो बेसिकली ना ये बात तो आपकी ठीक है कि शुरू में तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा था कि आर्टिकल 84 के तहत तो फेडरल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, वो जो है वो इस्तेमाल कर सकती है पैसे। लेकिन अगर आपको वो रिजेक्ट होता है नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी के से या नेशनल असम्बली, तो उसके सिग्निफिकेंस है बहुत सीरियस, हम उस पर जाना नहीं चाहते। लेकिन आप अंडरस्टैंड करें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपने रिपोर्ट में लिखा क्या है, इलेक्शन कमीशन ने क्या लिखा है या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या लिखा है। वो बेसिकली कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास कोई मॉरल अथॉरिटी, दूसरे लफ्ज़ मतलब उन्होंने नहीं कहा, मैं बता रहा हूँ, मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि वो रूल करे। क्योंकि यूजुअली यही होता है कि जब भी मनी बिल या बजट जिसे कहते हैं, अगर वो रिजेक्ट हो जाए तो फिर फेडरल गवर्नमेंट को घर जाना पड़ता है। तो ये उनका कहना था। लेकिन आपने शुरू में बात की थी कि आपको क्या चीज़ अजीब लगी इसमें 2-3 बातें मैंने इंटरेस्टिंग नोट की हैं। एक, आपने ये कहा था ना कि शुरू में ये सहूलत सिर्फ पीटीआई को अवेलेबल थी कि जो पटिशन फाइल करें फ़ौरन लग जाती थी। तो आज तो पीटीआई के बारे में 2-3 ऑब्जर्वेशन आई जो बड़ी सख्त है। और जब फैसल फरीद साहब को खड़ा करके उन्होंने कहा था, फवाद चौधरी साहब के भाईजान, आप स्ट्रीट में कन्फ्लिक्ट चाहते हैं और या पीसफुल इलेक्शन चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कराने के लिए कुछ लवाजमात हैं, अगर वो लवाजमात नहीं मुहैया होंगे तो बैटलफील्ड बन जाएगी। बैटलफील्ड बन जाएगी। उन्होंने कहा है कि, और फिर चीफ जस्टिस ने ये भी कहा, नासिर साहब, इफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो ये कि ये क्या बात हुई कि कोई एक आदमी अलग बैठ के कहे कि मैं जो डिक्टेट करूंगा उसके ऊपर चला जाए। उन्होंने बेसिकली कहा कि ठीक है, हमें आपके पर्सनल हर्ट का अंदाज़ा है, मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब जो उठाए गए थे और इस तरह, लेकिन आप यू कैन नॉट सिट आउटसाइड एंड डिक्टेट योर टर्म्स कि ये कैसे होना चाहिए। मतलब आपकी डिक्टेशन नहीं हो सकती कि आप बाहर स्ट्रीट में रहें और एजिटेशन करते रहें और फिर डिक्टेट कर। दूसरा आज अच्छा, दूसरा ये ना कि ये उसके बाद की बातें हैं जब अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने ये अदालत को बताया कि ठीक है, जो लीगल पोजीशन है वो उसके ऊपर तो हम हैं, लेकिन एक सियासी अमल जो है वो अदालत से बाहर शुरू हो चुका है, जिसमें जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसकी इस मासवे एक पार्टी के बाकी सब ने कहा कि पीटीआई से मुज़ाकरात होने चाहिए, और जमात इस्लामी जिनको इन्होंने बाद में फरीक बनाया, इन नाराज़ थे आप उनसे? वैसे नहीं, अच्छा, ओवरलुक हो गया था। ओवरलुक हो गया था क्योंकि वो पहले मुज़ाकरात के लिए चले गए ठीक है ना? नहीं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट कर। तो जमात इस्लामी ने जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और इमरान खान साहब से मुलाकात की, उसके बाद PMLN ने और PTI ने भी एक कमेटी बना दी। तो फिर साथ ही उन्होंने कहा कि होना ऐसा चाहिए, लेकिन चीफ जस्टिस कहते 14 की तारीख दे चुके हैं, अगर ये अमल नहीं होता तो फिर इलेक्शन तो भाई 14 को ही होगा। हाँ। क्योंकि इजाज़ुल हसन साहब के बकौल हमें आइन के अंदर कोई ऐसी प्रोविज़न बता दें विच इज़ 100% करेक्ट कि जनाब जो हमें ये इजाज़त देती हो कि जनाब कब और किसका इलेक्शन कराना है 90 दिन के बगैर, अगर कोई असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है। नहीं, लेकिन आज चीफ जस्टिस साहब ने तो भी एक अटॉर्नी interesting जनरल ने ये कहा कि जी ये पोप का जैसे चुनाव होता है ना नासिर साहब, हाँ, कन्क्लेव जो होता है। हाँ, वो उसमें अंगीठी जला देते हाँ। हैं कि या वो बंद कर देते हैं कमरे में, और जब तक नए पोप का फैसला नहीं होता उस वक्त तक ना कुंडी खुलती है ना वो चिमनी हाँ, जलती है, बिल्कुल। धुआं निकलता है। ठीक है, तो धुआं कब तक नहीं निकलेगा, इसके लिए ये सियासी जमातें जो हैं ये इनकी दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में नोटिस के आप क्या देख रहे हैं? नहीं, कयूम साहब चीफ जस्टिस साहब ने एक इशारा दिया है ना, उन्होंने ये क्लियर कहा है कि 14 मई की जो डेट है उससे बैक ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है। और बिसाइड्स ये कि इलेक्शन कमीशन ने या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कोई ऐसी जस्टिफिकेशन या रीज़न नहीं दी कि हमने डिसीजन को चेंज कर सकेंगे। लेकिन हम पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर किसी कंक्लूजन में पहुंचती हैं तो हम उसको अकोमोडेट कर सकते हैं, ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा। और एक बात मैं इंटरेस्टिंग बताना, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर के अंदर अकोमोडेट करेंगे ना नासिर? इससे पहले मैं जरा पूछता हूँ कि अगर अदालत ये करती है, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है,
लेकिन शाह खावर साहब इज़ वेल इक्विप्ड टू आंसर इट। शाह खावर साहब, जैसे कि अदालत ने कहा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई एक कंसेंसस कर लेती हैं, 90 दिन भी गुजर गए हैं और बाकी सारी चीज़ें भी हैं, तो वो एक एग्जैक्ट डेट क्या हो सकती है? क्योंकि चीफ जस्टिस तो 8 अक्टूबर का मैजिक ढूंढ रहे हैं। आप क्या समझती हैं कि अगर ये सियासी जमातें ऐसा कोई मुतफ़िका लाहा अमल निकाल भी लेती हैं, तो उसके ऊपर उसको बुनियाद बना के अदालत क्या हुक्म दे सकती है, जबकि 90 दिन गुजर चुके होंगे? जी, मैं आपको बताऊं, देखिए 90 दिन तो ऑलरेडी गुजर चुके हैं। जो अभी 14 मई की भी जो तारीख दी है वो तो डेफिनेटली 90 डेज से तो बियॉन्ड चला गया। इसका मतलब ये है कि 14 अप्रैल को 90 दिन मुकम्मल हो रहे हैं ना। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ निगरान कि हुकूमतों का भी फिर सवाल पैदा जी, होगा। अगर गिवन सर्कमस्टांसेस में कोई ऐसी सूरत हाल है जो कि आइन के तहत एक चीज़ एक वक्त पे होनी और वो नहीं हो सकती, तो उसके बारे में आर्टिकल 254 भी मौजूद है, वो भी कवर देता है। मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप होना बड़ा ज़रूरी है। मेरे ख्याल में जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस और दीगर मुअज़्ज़ज़ बेंच के जो रुकन हैं, उनका मकसद ये था कि हम इससे भी थोड़ा बियॉन्ड जा सकते हैं। अगर पीटीआई थोड़ा सा अपने मौक़िफ़ से पीछे हो और पीडीएम और उनके जो इत्तेहादी हैं वो भी अपने अपने चीज़ स्टैंड से थोड़े से जो है वो बैक आउट कर जाएं या आगे आ जाएं, तो एक मिडल वे निकल सकता है। तो अगर वो ऐसा एक मिडल वे निकालते हैं जिसमें वाकई कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शंस पूरे मुल्क में एक ही दिन पर वो अगर इत्तेफाक करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो फिर आइनी रास्ता जो है वो अदालत निकाल लेगी। आर्टिकल 254 को भी सामने रखते हुए फिर आर्टिकल 187 है जो कंप्लीट जस्टिस करने का जो एक पावर है, मैं समझता हूँ कि वो उसके लिए रास्ते मौजूद हैं। अच्छा, बिल्कुल ये एक बात ठीक है कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन अदालत ये क्यों नहीं सोच रही है कि जिसकी वजह से ये 90 दिन वाले इंतखाबात का कज़िया शुरू हुआ, यानी कि जिस चीफ मिनिस्टर ने ये असम्बली तहलील की, एक दफ़ा देख लें कि हाँ यार वो भी उसका इकदाम दुरुस्त था या नहीं था, क्या वो उसको नहीं देख लेना चाहिए साथ में? मैं समझता हूँ कि वो आइडियल सिचुएशन होती जब वो 9 रुकनी बेंच था और उसकी जो पहली समाअत हुई थी, आपको याद है, उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रेस किया था और उसको पज़ीराई भी मिली थी कि इसको हम ज़रूर गौर करेंगे, लेकिन बाद में उस पर गौर नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये बात हो जाती और अगर सुप्रीम कोर्ट इस नुक्ते को देख लेती, इसमें कोई शक नहीं है कि जो फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने जहन में कोई विजडम होगा कि वज़ीर आज़म या वज़राए आला जो है वो किन हालात में जो है उनके पास पावर्स हैं कि वो असम्बली को डिज़ोल्व कर सकते हैं और असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी। लेकिन ये स्ट्रक्चर ज़रूर होना चाहिए। हमें ये देखना होगा। नहीं तो ये इसमें क्यों नहीं देख लेते? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेरा भी ज़ाती ख्याल ये है, क्योंकि अब ये एक थोड़ा सा वो जो कहते हैं ना कि एक सेंसिबिलिटी जो है वो सेट एट मोशन हो गई है। अब मैं समझता हूँ कि इसमें इलेक्शन कमीशन को भी रिव्यू में आ जाना चाहिए, ताकि वो एक लॉफुल एक प्रोविज़न ऑफ लॉ को इन्वोक कर ले और उसके तहत मैं समझता हूँ फिर ये सारी चीज़ें जो है ना एड्रेस हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक है नाज़िम, ये एक वे आउट, लीगल वे आउट जो है ना, उन्होंने बता दिया कि रिव्यू के अंदर फैसला अब मुनीब अख्तर साहब कैसे अपना तब्दील कर लेंगे, ये भी बड़ा मुश्किल सवाल है ना। हाँ, लेकिन आपने एक चीज़ पूछी थी ना कि इंटरेस्टिंग इशू क्या है, तो उसमें कयूम साहब एक मुझे इंटरेस्टिंग ये लगा था कि आज चीफ जस्टिस साहब ने एक तरह का तंज भी किया है, और वो ये है कि उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल को ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो हमें ब्रीफिंग में बताई गई है और सिक्योरिटी इश्यूज़ और ये सब कुछ था, लेकिन ये इन्होंने नहीं बताई। ये लगे रहे कि मैथमेटिक्स में कि बेंच 3-4 का है या 4-3-2 का है। सब क्या नहीं, ये सुन लेना हाँ, पहले मेरी सुन ले, हाँ। फिर आप सवाल कीजिएगा। 3-2 का है या फुल कोर्ट होनी चाहिए, या ये इन चीज़ों में पड़े रहे, और हम इनसे पूछेंगे कि आपको रोका ये किसने? कहने दें। रिव्यू की बात कर रहे हैं। रिव्यू होता है जो ऑर्डर हो जाए। अभी तो हुई नहीं, अभी ये तो complete नहीं वो ये ऐसे ना, आपने वो 6 रुकनी बेंच Judgment ही नहीं आया। सुने 6 रुकनी बेंच बना था ना, एक काजी फैसल साहब ने फैसला दिया था कि जब तक रूल्स नहीं बन जाते आर्टिकल 184(3) के आप केसेस ना सुने रोक दें, उससे इंटरम ऑर्डर कंसीडर करके उसके ऊपर 6 रुकनी बेंच बना के वो जो केस वापस ले लिया गया वो सारा ख़त्म कर दिया गया। ये जो 4 अप्रैल का हुक्म है फैसला, उसमें कहीं लिखा कि हमने ये मामला डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं? हाँ, नहीं किया। मामला तो पड़ा, ये तो इंटरम ऑर्डर अभी तो अभी बिल्कुल एग्जैक्टली वही मैं उनको यही कह रहा था कि अभी जजमेंट तो आई नहीं है पूरी, तो वो कैसे रिव्यू दाखिल कर लें। अच्छा हाँ ना सर, तो ये ड्यू प्रोसेस है, ये बात इनकी ठीक है कि दरमियान में है, अभी कोई फाइनल नहीं हुआ, तो इस पे चेंजेस हो सकती हैं,
इसमें कोई, लेकिन यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। बगैर उनके रोल के ये नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना माइंड क्लियर कर दिया है कि रिपोर्ट्स में तो हम नहीं जा रहे। हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो स्टेक होल्डर्स हैं और पॉलिटिकल जस्टिस जो होनी है वो इन्हीं के ज़रिए होनी है, क्योंकि ये अवाम का राइट है ना कि उनके इलेक्टेड लोग उन पर रूल करें। तो जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी कंसेंसस में नहीं पहुंचती, ये मसला हल नहीं होगा। और यही वे जो मिडिल वे वही सजेस्ट करेंगे। एग्जैक्टली अच्छा सनाज साहब, आज जो है वो 3-4 चीज़ें जो हैं वो मुझे तो बड़ी खटकी। एक तो सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं पहले बता देते, उस पर भी सेक्रेटरी डिफेंस ने कहा कि जी हाँ जी हम आपको ब्रीफिंग देना चाहते हैं, आपने नहीं ली। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो 8 अक्टूबर के अंदर क्या जादू है, आज फिर वही बात आ गई। कल भी जो है वो ब्रीफिंग के बाद उन्होंने कहा, मैंने तो हम्बली कह दिया था कि ये जो वजारत दिफा और ये जो आप कह रहे हैं ये काबिल कबूल तो नहीं है, हमने आगे जाना होगा। अच्छा, अब जो है दूसरी तरफ जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये तस्दीक कर दी कि DGI, DGMO और उनसे जो मुलाकातें हुई और उसमें ब्रीफिंग हुई, वो सारी ब्रीफिंग का बिलबाब भी उन्होंने बता दिया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बेंच जो है वो अटॉर्नी जनरल को इस बुनियाद पे ताने दे रहा है, इस बुनियाद पे टफ टाइम दे रहा है कि ना तो आपसे फाइनेंसेस कंट्रोल हो सकते हैं, ना आपके कंट्रोल के अंदर फ़ौज है। जब उन्होंने कहा ना 245 के नीचे एड इन सिविल पावर हम फ़ौज को बुला सकते हैं, तो उन्होंने कहा आर्टिकल 243, तो वो तो कहते हैं कि कमांड एंड कंट्रोल जो मुसल्लह फ़ौज का आपके पास है। तो एक्चुअली वो हुकूमत को आईना दिखा रहे थे कि ना तुम्हारी अक्सरियत है और ना तुम्हारे कंट्रोल में फ़ौज है, तो तुम हो क्या? नहीं, वो हकीकत तो यही है ना। देखें, अब जो कुछ आज प्रोसीडिंग हुई है, इसके पीछे भी पूरा एक सिलसिला है ना। आप वो जो ब्रीफिंग हुई है उसका ये शाखसार हुआ है जो कुछ आज हुआ। ये पटिशन फाइल हुई, फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई कि अब ये नून लीग विलिंग है और पीपल्स पार्टी ये ऐसे ही तो नहीं विलिंग, किसी ने कहा है। अब जब PTI को भी कहा है कि देखें, एक तरफ मैं मोटी सी बात करूँ, इधर initiative People's Party ने लिया था ना। PDM गवर्नमेंट को एस्टेब्लिशमेंट कह दे, इधर PTI को अगर हाथ थोड़ा पीछे कर दे PTI से सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस, तो मैं कहता हूँ ये सारे मसले हल हो नहीं, जाएंगे। आज तो चीफ जस्टिस ने डांट दिया ना, उन्होंने कहा ये भी कोई तरीका नहीं कि आप जो है वो बाहर बैठे रहें और बाहर बैठ के आप डिक्टेट करते रहें अपनी वही टर्म्स। मैं कह रहा हूँ ना, ये ज़रा PTI को भी समझ वो यही मैं कह रहा हूँ। मेरा ख्याल है तय हो गया एस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट का कि ठीक है इलेक्शन डिले होगा, लेकिन जो मुझे लगा है कि चीफ जस्टिस अक्टूबर से पहले हैं और उसमें PTI भी कहेगी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के टर्नओवर में ही सारे इलेक्शन हो, तो सितंबर की मेरा ख्याल है पहले हफ्ते में इलेक्शन मुझे तो लग रहे हैं कि जो है वो हो जाए। उम्मीद तो ये भी हो सकती है, लेकिन क्या इस जो पॉइंट है इस पे जो दूसरा फरीक है वो राज़ी होगा या नहीं। ये हो सकता है कि PTI और सुप्रीम कोर्ट की ये ख्वाहिश हो कि ठीक है इलेक्शन जो है वो अक्टूबर से पहले आ जाए, यानी टर्नओवर में आ जाए चीफ जस्टिस के टर्नओवर में। जस्टिस काजी फैसल के टर्नओवर में मेरा नहीं ख्याल PTI चाह रही होगी। बाकी राब्ते बहाल जो आपका वो बात थी उसका भी बड़ा होता है मामला, जो इनसिक्योरिटीज़ होंगी। वैसे एक नासिर साहब, एक सिचुएशन ये जो उसने राब्ते बहाल की बात की है ना, एक सिचुएशन है, एक बहुत अरसे से DGIS आपके साथ बैठे हैं, DGMO आपके पास बैठे हैं और जो है ना सेक्रेटरी डिफेंस आपके पास बैठे हैं, मतलब टॉप मिलिट्री लीडरशिप बैठी है और चीफ जस्टिस हैं और वो कह रहे हैं मैंने बड़े हम्बली उनको कहा। तो एक राब्ते बहाल होने के बाद भी एक थोड़ी सी हो सकता है, आप समझते हैं कि ये बर्फ़ पिघली होगी? नहीं, देखिए जो थॉ आया है वो यकीनन उससे, देखिए एटीट्यूड में आपको आज महसूस नहीं हुआ फ़र्क? शुरू में थोड़ा सा फुल थ्रॉटल था, लेकिन बाद में देखें कि कितने लेकिन बाद में देखें आपने, मतलब आज की प्रोसीडिंग्स बहुत अच्छी थी और बर्फ नज़र आ रहा था, पिघली वही मैं कह रहा हूँ। विजिबल था। वो कहाँ पिघली बर्फ़, किस जगह 2 दिन पहले पिघली और उसका जो है अब हम देख रहे हैं। क्योंकि मेरा ख्याल है कि असनाद साहब देखें, मेरी बात सुने, इनसिक्योरिटीज़ हैं। देखें, अगर ये सारे मामला जो ये कंप्लेन वगैरह फाइल हैं जो जैसे मज़ाहिर के खिलाफ रुक जाएं और बाकी भी जो जजेज हैं उनके हवाले से कोई ऐसी चीज़ ना हो, तो मेरा ख्याल है चीज़ें अच्छी बात है, आगे की जाना चाहिए यार। मतलब सब NRO मांग रहे हैं, नहीं हैं सब NRO मांग रहे हैं, इमरान खान कह रहे हैं उसके मुकदमात ख़त्म किए जाएँ, जो है ना मज़ाहिर नकवी साहब का रेफरेंस वापस ले लिया जाए और इधर से हुकूमत जो है ना उसको वो कर दिया। देखें बात यार ये क्या है यार? कयूम साहब, एक छोटी नासिर सी साहब, बात- एक चीज़ तो है, छोटी सी एक बात कर दूसरी लूं, साइड फिर अगर करीब हो जाए एक तो छोटी फिर सी बात उसको भी तो देखें। आप बार बार ये कह रहे हैं ना, जज वो कोर्ट कह रही है ना कि ये जजमेंट इन फील्ड है,
हम इससे वापस नहीं जा सकते। तो बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस भी इन फील्ड है, और इस पर भी ये भी कहा गया था कि हम शीशे के घर में रहते हैं। करप्शन की बात हुई थी, पॉलिटिशियंस की करप्शन की बात हुई थी, और बहुत सारी खामोश बातें। पैगाम देने की बात हाँ, हुई हाँ। थी। तो फिर आप उससे ये नहीं हो सकता ना कि आप वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी नहीं चलती ना, अकाउंटेबिलिटी फिर और सब पे फिर होगी। दूसरी तरफ से जो है वो वन मैन शो की भी बातें हो रही हैं ना, मतलब है, वो भी सारा कुछ है। तो हसना साहब तुसी ये कह रहे हो कि जनाब मामला तय पा गए नहीं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मामला अभी नहीं, अभी बहुत क्योंकि जुडिशरी का तो ये होगा ना कि ठीक है जी, हम डिले कर देते हैं 2 महीने 3 महीने, अक्टूबर में नहीं तो सितंबर में हो जाए। लेकिन दूसरी साइड क्या मानेंगी, वहाँ क्या इस मामले में बातें जो है क्या है, क्योंकि वहाँ पीटीआई को ये है, पीटीआई को पहले भी इंटरेस्टेड नहीं थी पंजाब इलेक्शन के मामले में। वो थे कि नेशनल इलेक्शन जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बनना है, उनकी ख्वाहिश है वो है कि वो टाइम पे हो, वो डिले ना हो, कहीं 1 साल लंबा ना हो जाए, या जो ये बातें हो रही हैं कि 2 साल ना हो जाए। और उसमें उनको ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी, चीफ जस्टिस कहेंगे, वो वही करेंगे पीटीआई वाले। उनके पास कार्ड एक ही है जो इस वक्त, जिससे वो लाडलापन अभी तक उनका है। जब वो आज जस्टिस एजाज ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि यार आप मेच्योरिटी दिखाएं और आगे जाएं, जो है वो बोनाफाइडी दिखाएं दोनों साइड। और जस्टिस एजाज की तरफ से देखिए, ये बात नासिर आनी साहब- तो नासिर पीटीआई मेरा साहब ख्याल है अगर- अगर अब इस नहीं मानेगी तो बहुत बड़ी हमाकत करेगी। अच्छा, नासिर साहब देखें, वो तो चीफ जस्टिस से भी कह दिया, उन्होंने भी कह दिया सिर्फ लेकिन चीफ जस्टिस ने फिर कहा कि ये मेरे ख्यालात हैं, मैंने अभी अपने दोस्तों से कंसेंट नहीं किया, ब्रदर जजेस से। ये देखें, उन्होंने नहीं, वो- रास्ता रखा हुआ है, रास्ता रखा हुआ है। लेकिन नासिर कभी हसनान साहब इख्तिलाफ देखा है आपने वैसे? नहीं, लेकिन हो भी सकता है। पीटीआई बहुत सेंसिटिव मामला नहीं, है। मैं कह रहा हूँ 3 जजेस में हाँ, नहीं आप अभी तक तो नहीं देखा अल्लाह ने वैसे। इत्तेहाद आगे भी जाए। साहब देखें, जो पॉलिटिकल नेगोशिएशन नासिर साहब, मुझे एक सवाल सिर्फ- उसमें टाइम लगता है ना, उसमें एक वो political फौरन process, ऐसे exactly. कैलकुलेशन नहीं होती कि ये बैठे और लेकिन ये उठे। तलवार जो है कि जी 14 मई, आज मुझे बताएं, ये सबको पता है, जब सिक्योरिटी नहीं, 3 लाख लोग नहीं होंगे, बैलेट पेपर नहीं छपे, आप कैसे कह रहे हैं कि 14 की डेट फिर रहेगी? वो सिर्फ ये है कि अब मैं कि जी बस अपने भी सेफ थोड़ा भी होता है ना, हाँ, अब फेस सेविंग है ना, मतलब वो है कि जो वो- शेड्यूल दिया गया था इलेक्शन का, वो तो मेरे ख्याल में कल एक्सपायर हो जाएगा, मेरा ख्याल है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। 14 को तो- डेट फिर क्या उसका, तो मेरा ख्याल है ये होगा कि वो में भी 2-4 दिन और, लेकिन इलेक्शन वही बात है। इसी नहीं, वो से- फिर पुरानी तरह करेंगे। ये 13 दिन ज़ाया हुआ है, 13 दिन फिर ऐड कर वो देंगे। नहीं, हाँ। वो जब सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड होगी तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि अब ये 2-3 महीने ही नहीं, एडजर्न नहीं, वो होगा। पूरा प्रोसेस तो मुकम्मल 2 नहीं होगा। महीने एडजर्न होगा, 3 महीने। बाकी इमरान खान साहब का कंडक्ट देखा जाएगा, उसके बाद वो श्योरिटी कोई दे दे, जुडिशरी दे दे, तो इलेक्शन में ख्याल है उस टाइम बिल्कुल पे ठीक बात है। वैसे इमरान खान साहब के आसपास लोग अगर थोड़ी देर के लिए हट जाएं और उसकी जगह कुछ और लोग आ जाएं, तो उनका कंडक्ट भी ठीक हो जाएगा। किसको हटाना चाह रहे हैं आप? फवाद चौधरी साहब को नहीं, हटाना मतलब चाह रहे उनके हैं? आसपास कुछ लोग ऐसे किसको हैं हटाना चाह रहे हैं? जो मतलब पीटीआई में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, सिर्फ ये है कि उनकी एक्सेस नहीं है खान साहब के साथ। चलो, ठीक हो गया। तो जनाब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि सियासी जमातें मिल बैठकर कोई लायहा अमल नहीं निकालती हैं, तो फिर जनाब इलेक्शन तो फिर 14 मई को होगा। लेकिन वहाँ से फिर एक सवाल शुरू हो जाता है कि इलेक्शन, अगर यही सूरत बनती जो आज है, सियासी जमातों में कंसेंसस नहीं होता और 14 मई के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो पाता है, तो फिर क्या सूरत होगी? और दूसरी तरफ क्या वाकई ये ऐसी सूरत है कि हुकूमत ईवान के अंदर अक्सरियत खो चुकी है, और उस हवाले से क्या अदालत कोई हुक्म जारी करने का भी अपने जहन में इरादा रखती है? और क्या ये ताना भी दुरुस्त है कि 245 के नीचे, अगर अटॉर्नी जनरल ने एक गुगली फेंकी थी कि 245 के नीचे हम अगर फौज को फिर बुलाना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा एड इन सिविल पावर जब आती है तो 199 की जुरिस्डिक्शन जो है वो ख़त्म। ये कैसे हो सकता है? तो फिर उस पर मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि आइन के आर्टिकल 240 सब क्लॉज 3 के तहत कमांड एंड कंट्रोल ऑफ द आर्म फोर्सेस जो है वो तो फेडरल गवर्नमेंट का होता है, तो फेडरल गवर्नमेंट क्यों नहीं बुला सकती फ़ौज को? तो क्या वाकई हुकूमत को फ़ौज, पार्लियामेंट, इन सब की हिमायत हासिल है या नहीं है? या इस हिमायत के बगैर ही हुकूमत के अंदर इतना तड़ है कि वो इंतखाबात कह रही है कि पैसे नहीं? आने वाले दिन अच्छे और हंगामा खेज़ होंगे। कल का दिन भी बहुत अहम होगा। देखते हैं कि उस दिन कल सुप्रीम कोर्ट से क्या निकलता है। जैसे कि हमने कल भी कहा था कि आज इख्तिताम जो है ना बड़े अच्छे तरीके पर होता है, लेकिन फिर अचानक कुछ होता है कि सूरत हाल बिल्कुल उलट हो जाती है। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने